हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन केमिकल काइनेटिक्स का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस के रिस्पेक्ट में। सारी चीजें हम लोग जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है सर? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है। रेट ऑफ रिएक्शन and factors affecting rate of reaction। किसकी बात करता है सर? ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है। सर हमने दो तीन कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े थे, अपन ने पहले पढ़े थे। दैट इज थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता सर? थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता सर? सर थर्मोडायनामिक्स हमें फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता था कि रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है। वो फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता था। किसके बारे में बात करता था सर? फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करता था। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी बात करता था? सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करता था कि कितने एक्सटेंट पे रिएक्शन जाएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सर केमिकल काइनेटिक्स किसकी बात करता है सर? केमिकल काइनेटिक्स किसकी बात करता है? रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स किसकी बात करेगा सर? केमिकल काइनेटिक्स किसकी बात करेगा सर? केमिकल काइनेटिक्स किसकी बात करेगा सर? इट विल टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे आपको केमिस्ट्री लिंक होती हुई नजर आएगी। सर थर्मोडायनामिक्स में हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करते थे। और केमिकल काइनेटिक्स में अपन किसकी बात करते थे सर? केमिकल काइनेटिक्स में अपन बात करते थे रेट ऑफ रिएक्शन। आज अपन किसकी बात करने वाले हैं सर? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करने वाले। केमिकल काइनेटिक्स को मैंने क्या बोला सर? ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करता है। यस सर। अभी हम लोग बेटा बात करने वाले सर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मतलब भाई अपने पास कुछ टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। दैट इज अगर मैंने बोला तो पहला होता है सर एलिमेंट्री रिएक्शन। सर एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या मतलब है? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है सर सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब वो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है सर। इसको मैं क्या बोलूंगा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। यानी कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला सर? ए बी में कन्वर्ट हो रहा है सर। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसको मैं क्या बोलूंगा सर? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलूंगा। अगर मैंने दूसरे की बात की दैट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं सर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल सकता हूं। यहां पर आपको मल्टीपल स्टेप्स देखने को मिलेंगे सर। ए से पहले सी जा रहा है, फिर सी से डी जा रहा है, फिर उसके बाद डी से बी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन देखने को मिलेगी सर। ए से पहले क्या जाएगा सर? ए से सी में, सी से डी में, डी से बी में। तो ये आपको एक मल्टी स्टेप रिएक्शन देखने को मिलेगी। मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। इसे अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये क्या है? रिएक्शन का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन पे मैंने डिवाइड किया इसको। सर एक में सिंगल स्टेप हो रहा है, एक में मल्टीपल स्टेप हो रहा है, एक में सिंगल स्टेप हो रहा है, एक में मल्टीपल स्टेप हो रहा है। यस सर। दूसरी मैंने क्या बात की सर? मैं रिएक्शन को दूसरे रिस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं।
कौन से रिस्पेक्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूं सर? पहले तो मैं बोल सकता हूं वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन जो बहुत फास्ट होगी, जो बहुत फास्ट होगी। और दूसरे को मैं क्या बोल सकता हूं सर? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो होने वाली रिएक्शन। तीसरे को मैं क्या बोलूंगा सर? तीसरे को क्या बोलूंगा मैं सर? मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस। तो इसको मैंने किसके रिस्पेक्ट में तोड़ा सर? स्पीड के रिस्पेक्ट में मैंने तोड़ा। एक रिएक्शन बहुत फास्ट है, एक रिएक्शन बहुत स्लो है और एक रिएक्शन मॉडरेट है। यस सर, यहां पर एग्जांपल्स की अपन बात करेंगे। एग्जांपल्स वेरी फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल्स कौन से होते हैं सर? आयोनिक, आयोनिक रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस। जैसे एनसीईआरटी ने दिया है कि सर AgNO3 प्लस NaCl, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। इससे क्या बनेगा सर? AgCl का PPT बनेगा, व्हाइट कलर का होता है, और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड बनेगा। तो ये क्या है सर? आयोनिक रिएक्शन है, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। यहाँ पर डेल्टा टी, सर डेल्टा टी क्या है? मतलब द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर डेल्टा टी वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। विद इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स यहाँ पर रिएक्शन आपको कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे सर? वेरी फास्ट रिएक्शन। या इसको मैं बोल सकता हूँ एग्जांपल्स के बारे में, आयोनिक रिएक्शन में इसको बोल सकता हूँ। और एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया उसको मैंने लिख दिया है, डेल्टा टी यहाँ पर बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पर केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। यहां पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यूज नहीं करते, यहां पर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यूज नहीं करते। इसको अपन क्या बोलेंगे सर? वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन में अपन केमिकल काइनेटिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, केमिकल काइनेटिक्स को अपन अप्लाई नहीं कर सकते। यस, उसके बाद मैं बात करूंगा सर, उसके बाद मैं बात करूंगा सर वेरी स्लो रिएक्शन में। वेरी स्लो रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन है जो बहुत स्लो स्लो हो रही है, बहुत स्लो स्लो हो रही है, मतलब उसका टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है। डेल्टा टी उसका टाइम इंटरवल वेरी लार्ज है, बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल है। सर कैसे? सपोज कार्बन सॉलिड को आप डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो सर, डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो, सो ये बहुत सालों के बाद रिएक्शन होगी, बहुत सालों के बाद रिएक्शन होगी, बहुत सालों के बाद ये रिएक्शन होगी। वेरी स्लो रिएक्शन में इसको बोलूंगा। या फिर एग्जांपल आप लिख सकते हो सर, यहाँ पर एग्जांपल आप लिख सकते हो रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हो। ये दोनों वेरी स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है। और वेरी स्लो रिएक्शन में भी हम लोग बोल सकते हैं सर केमिकल, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स is not applicable, not applicable, not applicable। यहां पर भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यूज नहीं करते सर। मैंने बोला फास्ट रिएक्शन है, डेल्टा टी काफी कम है, बहुत विद इन सेकेंड्स रिएक्शन हो रही है। वेरी स्मॉल रिएक्शन में क्या है? डेल्टा टी बहुत ज्यादा है, सालों, ईयर्स में, 100 साल 200 साल में रिएक्शन हो रही है। जैसे कार्बन से डायमंड का कन्वर्जन। यस, तो कार्बन से डायमंड का कन्वर्जन मैं बोल सकता हूं सर फीजिबल रिएक्शन तो है। थर्मोडायनामिक्स बोलेगा भाई ये रिएक्शन फीजिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा कि ये इसका डेल्टा मतलब जो E0 वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, तो अपन इसको बोलते हैं सर ये फीजिबल रिएक्शन है। थर्मोडायनामिक्स बोलेगा रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स अपन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसका डेल्टा टी बहुत ज्यादा है। सर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे क्यों है? हम लोग पढ़ने वाले केमिकल काइनेटिक्स मॉडरेट रिएक्शंस। किसके लिए पढ़ने वाले सर अपन? केमिकल काइनेटिक्स फॉर मॉडरेट रिएक्शन, जिसको अपन कह सकते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यहां पर 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है सर। पहला है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो सर। बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ते हो कि सर सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पर इन्वर्जन होता है क्योंकि फ्रक्टोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन ज्यादा होता है, -92.5 होता है, और ग्लूकोज का +52.4 होता है, इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन यहाँ पर इन्वर्ट हो जाता है।
यस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर यहाँ पर एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल कौन सा सर? दूसरा एग्जांपल देखोगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को अपन तोड़ रहे सर, हाइड्रोलिसिस पानी डाल के एस्टर को तोड़ रहे हैं। तो यहां से क्या बनता है सर? एस्टर किससे बनता है? ऑर्गेनिक में आपने देखा है अल्कोहल और एसिड से एस्टर बनता है। तो एस्टर को तोड़ने के बाद क्या होगा सर? अल्कोहल और एसिड मिल जाएगा। यस, ये क्या है सर? मॉडरेट रिएक्शन से, मॉलिक्यूलर रिएक्शन से। यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं सर? यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं? केमिकल, यहां पर क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल। मतलब यहां पर रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड में मैंने तीन इस पे क्लासिफाई किया। कौन कौन से सर? वेरी फास्ट रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शन डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी स्लो रिएक्शन डेल्टा टी बहुत ज्यादा है, केमिकल काइनेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। मॉडरेट रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर एप्लीकेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर अपने पास आता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, उसका मीनिंग क्या है सर? रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है? उसको समझना बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है सर। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसकी बात करते हैं सर? फिजिक्स में मैंने बोला सर dx by dt। dx by dt क्या देता है सर? अपने को वेलोसिटी देता है। dx by dt अपने को वेलोसिटी देता है। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी देता है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं सर? यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर मैं इसमें माइनस साइन ऐड करूंगा। यहां पर मैं क्या ऐड करूंगा सर? माइनस साइन ऐड करूंगा। सर आपने रिएक्टेंट्स में माइनस साइन क्यों ऐड किया? क्योंकि भाई रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहे हैं। रिएक्टेंट की पहली कुछ वैल्यू ज्यादा है, उसके बाद वो वैल्यू कम हो रही है, मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट देखने को मिल रहा है। और आपको ये पता होगा कि सर स्पीडोमीटर में जब भी अपन देखते हैं तो रेट कैनॉट बी नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता सर। आपने बोला वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी का नेगेटिव उसकी डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना नेगेटिव है। स्पीडोमीटर में आपको स्पीड क्या देखने को मिलती है? 10, 20, 30, 40, 50 इस तरफ ही देखने को मिलती है। नेगेटिव स्पीड डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं सर? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। या प्रोडक्ट्स के टर्म्स में अपन क्या करेंगे सर? प्लस डालेंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम। यस, अपॉन चेंज इन टाइम। तो ऐसे अपन रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि सर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के भी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। एक बात ध्यान से सुनना कि सर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सर ये जो आपने बात की उसको हम लोग फिजिक्स में दूसरे टर्म्स में देखते हैं। सर जहां पर डेल्टा अपन यूज कर रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं फिजिक्स में? सर अपन बोलते हैं एवरेज रेट। इसको क्या बोलते हैं सर? एवरेज रेट बोलते हो सर। डेल्टा यहां पर जो चेंज है, डेल्टा दैट इज द चेंज, इट इज कंसिडरेबल चेंजेस के लिए अपन डेल्टा या एवरेज रेट डिफाइन करते हैं। यस सर। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि एट दैट इंस्टेंट आप रेट बताओ, तो मैं क्या करूंगा सर? मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का यूज करूंगा। फिजिक्स में न्यूटन साहब ने डिफरेंशिएशन ऑपरेटर यहां पर दिया था। यहां पर अपन y का टर्म ले लेते dy by dx, वो न्यूटन साहब ने दिया था फिजिक्स में। तो अपन स्मॉल चेंजेस के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। स्मॉल चेंजेस के लिए अपन किसका यूज करते हैं सर? स्मॉल चेंजेस के लिए अपन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा सर? माइनस dr by dt
is equal to plus dp by dt. That is the rate of reaction. That is the rate of reaction at that instant. At that instant. So this we call as the instantaneous rate. This we call as the instantaneous rate of reaction. इसको मैं क्या बोलूंगा सर? इसको मैं क्या बोलूंगा सर? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. यहां पर जो चेंज है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल चेंज है. इसलिए अपन एट दैट इंस्टेंट जो रेट डिफाइन करते हैं उसको मैं बोलता हूं सर इंस्टेंटेनियस रेट. उसको मैं क्या बोलता हूं सर? इंस्टेंटेनियस रेट में बोल देता हूं. हाँ सर, ये समझ में. एवरेज रेट जब भी कंसिडरेबल चेंज होगा तभी एवरेज रेट दिखेंगे. डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो रहा है. रिएक्टेंट क्या हो रहा है सर? रिएक्टेंट क्या हो रहा है सर? रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस हो रहा है. रिएक्टेंट्स का डिसअपियरेंस हो रहा है. और प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है सर? प्रोडक्ट्स का अपीयरेंस हो रहा है. प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है. इसलिए अपन यहां पर रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस के साथ माइनस साइन जोड़ देता है ताकि अपना रेट की वैल्यू पॉजिटिव आ सके. तो दो टाइप्स के रेट वो आपको पूछ सकता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट दो टाइप के रेट वो आपको पूछ सकता है. एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट में ये आप यूज करोगे और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप ये यूज करोगे. यस सर, समझ में आया. अभी अपन एग्जांपल से बात करते हैं सर. सपोज मैंने एक रिएक्शन लिखी कैपिटल A प्लस B कैपिटल B gives C कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D. तो यहां पर जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, तो ये क्या सर? ये जो आपने लिखा है ये क्या सर? इसको मैं बोलूंगा द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. इसको मैंने क्या बोला सर? ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. अभी मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अभी मुझे क्या लिखना है सर? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है. तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं. यहां पर मैंने क्या लिखा? माइनस dA बाय dt इज इक्वल टू माइनस dB बाय dt इज इक्वल टू प्लस dC बाय dt इज इक्वल टू प्लस d कैपिटल D बाय dt. यहां पर मैं क्या करूंगा सर? यहां पर मैं स्टोशियोमेट्री से इन सबको डिवाइड कर दूंगा. यहां पर इसकी स्टोशियोमेट्री क्या है? A, इसकी B, इसकी C, इसकी D. समझ में आया? यहां पर रेट लिखने का तरीका ऐसा है. यहां पर मैंने नेगेटिव साइन यहां पर डाली है. नेगेटिव साइन बेटा मैंने यहां पर डाली है क्योंकि यहां पर डिसअपियरेंस हो रहा है रिएक्टेंट्स का. यहां पर मैंने पॉजिटिव साइन क्यों डाली है? क्योंकि बेटा यहां पर प्रोडक्ट्स का अपीयरेंस हो रहा है. इसको दूसरे तरीके से लिखने का क्या मतलब है सर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यस. मतलब मैं क्या बोल सकता हूं सर? इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब अगर मैंने बोला कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A बताओ, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A सिंपल माइनस dA बाय dt. सर यहां पर स्टोशियोमेट्री क्यों नहीं लिखा? भाई इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं डालूंगा. लेकिन अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं तो मुझे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बेटा डिवाइड करना पड़ेगा. सर इसको अगर दूसरे टर्म्स में अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अभी अपन दूसरे टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं सर? मैंने बोला इसको अपन मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. कैसे सर? मोल कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बताया था सर, कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी बोलते हैं. तो C कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स
पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसको मैंने बोला था सर, इसको ही मोलारिटी अपन बोल रहे थे उस केस में। सर याद आ गया तो लिख दे भाई, माइनस DA बाय, यहां पर मोल्स डालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ A अपॉन यहां पर क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, पहले नॉर्मल केस लिख, पहले नॉर्मल लिख DT माइनस DNB बाय DT प्लस DNC बाय DT इज इक्वल टू प्लस ND बाय DT। यहां पर डिवाइड किससे करूंगा सर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और वॉल्यूम से, AV BV CV एंड DV। तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं मोल्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख सकता हूं। यस सर, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। सर इसको मैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूं, प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूं सर, प्रेशर का एक जुगाड़ आपको याद है सर, प्रेशर का एक जुगाड़ आपको याद है सर, PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो अपन क्या कर सकते हैं सर, N को यहां पर V को डिवाइड कर सकते हैं नीचे, तो यहां पर क्या आएगा, P इज इक्वल टू N बाई V क्या होता है, C RT। तो कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, इसको नीचे लिख देता हूं, C इज इक्वल टू N बाई V। यहां पर ये क्या है सर, C इज इक्वल टू P बाय RT, P बाय RT। तो कॉन्सेंट्रेशन को उसके टर्म्स में पुट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन को उसके टर्म्स में पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, यहां पर DPA, पहले इसको लिख देते हैं DT इज इक्वल टू माइनस DPB बाय DT इज इक्वल टू प्लस DPC बाय DT इज इक्वल टू प्लस DPD बाय DT। डिवाइड किससे करोगे सर, डिवाइड किससे करोगे सर, डिवाइड किससे करोगे सर, A RT B RT C RT एंड D RT। समझ में आया, समझ में आया सर। यहां पर RT में जो कैपिटल T है दैट इज टेम्परेचर, कैपिटल T जो है दैट इज टेम्परेचर। तो डिफरेंट फॉर्म्स में अपन इसको लिख पाए सर, डिफरेंट फॉर्म्स में अपन इसको लिख पाए, डिफरेंट फॉर्म में यहां पर ART प्रेशर के फॉर्म्स में अपन ने इसको लिखा, प्रेशर के फॉर्म्स में अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा, मोल्स के फॉर्म में अपन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं सर, अपन इसके टर्म्स में भी रेट को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं सर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी अपन रेट को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन सर एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास। मास के रिस्पेक्ट्स में अपन रेट ऑफ रिएक्शन को लिख ही नहीं सकते सर, अपन लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहाँ पर ऐड करवाई कि सर PV इज इक्वल टू NRT, तो कैसे आप पुट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N बाई V इन लीटर्स। तो यहाँ पर अपन ने इसको किसके टर्म्स में लिखा सर, अपन ने इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखा, अपन ने इसको रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म्स में लिखा, अपन ने इसको सर मोल्स के टर्म्स में लिखा, अपन ने इसको सर किसके टर्म्स में लिखा, प्रेशर के टर्म्स में लिखा। लेकिन क्या मैं इसको मास के टर्म्स में लिख सकता हूं सर, द आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्या इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A डिपेंड करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे? The answer is no. But the overall rate of reaction depends on the stoichiometric coefficient. Depends on the stoichiometric coefficient. ये अपने पास समझ में आ गई सर, रेट की क्या क्या बात है, इस पे कैसे टाइप के सवाल पूछ सकता है सर। एक तो यूनिट आपको क्या नजर आ रही है सर, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में यूनिट क्या देखने को मिलेगी सर, यूनिट क्या देखने को मिलेगी रेट की सर, यूनिट देखने को मिल रही है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको कॉन्सेंट्रेशन बाय DT के टर्म्स में रेट की यूनिट ऐसे देखने को मिल रही है। यस सर। प्रेशर के टर्म्स में यूनिट क्या होगी सर, प्रेशर के टर्म्स में मैं बोल दूंगा भाई ATM सेकेंड इनवर्स, टाइम को सेकेंड पुट किया तो प्रेशर बाय ATM सेकेंड इनवर्स, ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में यूनिट होगी। या फिर आप इसको लिख सकते हो बार सेकेंड इनवर्स,
ये मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट है सर? कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम आपको रेट देगा तो सेकंड इनवर्स ही आ जाएगा। तो यूनिट्स भी आप ये ध्यान में रख सकते हो, यूनिट्स भी आप ये ध्यान में रख सकते हो। सो एक पेज में आपके सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो गए। एक पेज में मैंने पूरा आपको इंपॉर्टेंट दे दिया, जिससे आपको जेई में भर भर के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे अलग अलग टर्म्स में। कभी कभी अपीयरेंस पूछ लेगा, डिसअपीयरेंस पूछ लेगा, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन पे सीधा सवाल पूछ देगा, तो वो आप निकाल सकते हो। उसके बाद सर किसकी बात आती है सर? उसके बाद किसकी बात आती है सर? यहां पर आती है बात रेट लॉ एक्सप्रेशन की। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन की यहां पर बात आती है सर। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ क्या कहता है? अगर मैंने बोला ए प्लस बी यहां पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यहां पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि सर ए प्लस बी अगर आपको प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आ रहा है, ए प्लस बी प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आ रहा है, तो रेट लॉ तू रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखेगा। रेट लॉ तू रिएक्टेंट के टर्म में लिखेगा। क्या लिखेगा सर? रेट इज इक्वल टू के दैट इज द रेट कांस्टेंट, दैट इज ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। ऐसे तू इस रिएक्शन को लिख सकता है। रेट इज इक्वल टू एक्स ए की पावर, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। सर ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? जल्दी बोल। एक्स और वाई क्या है सर? एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। सर एक्स प्लस वाई क्या है? सर व्हाट इज एक्स प्लस वाई? सर एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, जिसको मैं क्या बोलता हूं सर? जिसको अपन क्या बोलते हैं सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन कैसे निकाल सकते हैं सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है सर? ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है सर। इसको तू देख के पता नहीं कर सकता। मेयरली लुकिंग एट द रिएक्शन यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यू कैन नॉट टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये कैसे हो सकता है सर? इट कैन बी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल, इट कैन बी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल, ये सब हो सकता है। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब हो सकता है। एक्स प्लस वाई ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने बात की एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन में तू स्टोइचियोमेट्री का जुगाड़ लगा सकता है। अगर मैंने तुझे बोला 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो तू सीधा एक लाइन लिख सकता है। इसके लिए एक लाइन लिख सकता है, दैट इज रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है? 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 1 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर एन की वैल्यू पूछ देता है तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। मतलब दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है सर, जो तुझे समझनी पड़ेगी, दैट इज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन में सीधा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के मैं सीधा कमेंट कर सकता हूँ। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के सीधा मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 बोल सकता हूँ। 2 प्लस 1 3 सीधा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी तो उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता। यस सर। तो यहाँ पर रेट लॉ को मैंने क्या सिंपली डिफाइन किया? सर हर एक इस चैप्टर में रिएक्टेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो K इज इक्वल टू A की पावर X B की पावर Y। X क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, Y क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, N इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो सकता है। सर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या करें?
अगर एक रिएक्शन बोलती है सर ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि सर ए पहले सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी उसके बाद डी में कन्वर्ट हो रहा है, डी उसके बाद बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाली रिएक्शन स्लो है, ये वाली रिएक्शन स्लो है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा सर, यहां पर मैं क्या बोलूंगा सर, यहां पर मैं क्या बोलूंगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप। ये किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन डिपेंड कराएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, या फिर टेक्निकली मैं बोल सकता हूं स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, ROR पे डिपेंड करेगा। सो अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन अपन कैसे लिख सकते हैं सर, अपन रेट लिख सकते हैं के यहां पर क्या है सी, के सी, ऐसे अपन रेट लिख सकते हैं सी की पावर 1। तो यहां पर ये मैंने रेट लिखा सर, रेट मैंने किसके टर्म्स में लिखा है, रेट मैंने किसके टर्म्स में लिखा है सर, तूने इंटरमीडिएट के टर्म्स में रेट लिखा है, तूने इंटरमीडिएट के टर्म्स में रेट लिखा है, और इंटरमीडिएट के टर्म्स में अपन रेट नहीं एक्सप्रेस करते, रेट नहीं एक्सप्रेस करते, इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, उससे आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और सी के जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, सी के जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि रेट लॉ को क्या तू इंटरमीडिएट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है, नहीं सर, रेट लॉ को मैं इंटरमीडिएट के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मुझे उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा, फिर ही मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। तो ये जेई ने सवाल पूछा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, जेई सवाल पूछता है, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालना और उसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना और ऑर्डर निकालना इसका आपको आना चाहिए। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद अपने पास क्या आता है सर, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी कुछ नहीं है कि कितने रिएक्टेंट्स एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सपोज ये एक रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट है, तो ये कोलाइड करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये कोलाइड करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये कोलाइड करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो यहां पर कितने देखने को मिल रहा है सर, ये एक रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी सर, सीधी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। यस। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है सर, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं 2A प्लस B बराबर ये कुछ प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो इस केस में ऑर्डर क्या बोला था तूने सर, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर आपने 3 बोला था सर। इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी में क्या बोलूंगा सर, इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी में क्या बोलूंगा सर, मॉलिक्यूलैरिटी भी 3 होगी, क्योंकि दो पार्टिकल्स और ये एक पार्टिकल दोनों कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं सर, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी इज सेम, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी इज सेम। अगर मैंने बोला सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका क्या है सर, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलैरिटी की बात ही नहीं करते सर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप मॉलिक्यूलैरिटी की बात नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी ने अच्छी स्टेटमेंट लिखी है, अगर आप अपने स्लोएस्ट स्टेप की अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हो तो दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर तूने स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी लिखी तो दैट विल बी इक्वल टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है भाई, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जीरो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक पॉजिटिव होल नंबर है,
दिस कैन बी अ पॉजिटिव होल नंबर, और उसमें भी अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा है तो वो रिएक्शन स्लोली प्रोसेस करती है, वो रिएक्शन स्लोली आगे बढ़ती है, वो रिएक्शन स्लोली आगे बढ़ती है। तो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इस सब की बात अपन ने कर ली है। ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन सब की अपन ने बात कर दी है। उसके बाद अपन किस पे आएंगे सर? इंटीग्रेटेड रेट लॉस। उस पे अपन उसके बाद किस पे आ गए सर? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ सर, इंटीग्रेटेड रेट लॉस में अपन पहले क्या पढ़ते हैं सर? अपन पहले क्या पढ़ते हैं सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले अपन क्या पढ़ते हैं सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ये मैं बोल सकता हूं सर माइनस dr/dt। अगर कोई रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट्स बना रहा होगा, तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं सर? माइनस dr/dt। तो उसको मैं किसके इक्वल करूंगा सर? के r की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 कितनी होती है सर? 1 होती है। तो यहाँ पर सिंपल आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? माइनस dr/dt बराबर के आपको देखने को मिलेगा। सॉल्व वगैरह आप करोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, दैट इज r0 माइनस RT बराबर KT। ये आपको मेन एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जो हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, दैट इज R0 माइनस RT बराबर KT। इससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो सर, ये क्या हो जाएगा सर? प्रोडक्ट कंज्यूम या फिर रिएक्टेड फॉर्म, इससे आप निकाल सकते हो सर। RT के ऊपर डिपेंडेंस आप बता सकते हो सर, RT के ऊपर क्या डिपेंडेंस है? तो R0 माइनस KT। इसका आप ग्राफ बना सकते हो सर, इसका आप ग्राफ बना सकते हो RT और T का ग्राफ बना सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा ग्राफ आएगा, जो ये होगा वो क्या देगा सर? R0 देगा, और ये स्लोप क्या देगा सर? माइनस के दे देगा। ये स्लोप क्या दे देगा? माइनस के दे देगा। ये ग्राफ आप बना सकते हो सर। उसके बाद अगर आपको सिंपल निकालने पूछता है सर टाइम क्या होगा, तो आप सिंपल लिखना R0 माइनस RT इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम अपॉन के क्या है सर? के क्या है सर? रेट कांस्टेंट है। के क्या है सर? रेट कांस्टेंट है। अगर उसने दूसरा फॉर्मूला, अगर उसने आपको दूसरा पूछा कि सर के निकालिए, तो के ये ऐसे ही लिख दीजिए, R0 माइनस RT बटे टी कर दीजिए। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा सर? जीरो ऑर्डर देखने को मिलेगा। यही फॉर्मूला याद रख के आप बहुत से इसके ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये एडिशनल कुछ फॉर्मूला, अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर आपको टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला। तो जीरो ऑर्डर बेटा सिंपल चलता है कि सर रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट के बाद रिएक्टेंट आधा हो जाएगा, फिर उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर R एट टाइम टी क्या बताता है सर? कितना रिएक्टेंट बचा है आफ्टर टाइम टी, ये इसको बताता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं सर? इसके बारे में, हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। हाफ लाइफ इसकी क्या होती है सर? हाफ लाइफ इसकी सिंपल होती है टी हाफ इज इक्वल टू R0 by 2k। K is the rate constant, ये इसकी हाफ लाइफ आती है। बाकी सब आप निकाल सकते हो, T75, T100 कंप्लीट लाइफ आप सिंपल निकाल सकते हो, क्योंकि दिस इज अ सिंपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका ग्राफ अगर उसने इसका ग्राफ आपको पूछ लिया, कि सर टी हाफ का आप ग्राफ बताइए के के साथ, तो के के साथ भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा भाई इसका R0 के साथ ग्राफ बता दीजिए, टी हाफ का R0 के साथ ग्राफ बता दीजिए सर, R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ बता दीजिए, तो वो आपका कितना आएगा सर? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो टी हाफ क्या होता है सर? टी हाफ मतलब सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो कि सर RT की वैल्यू हो गई है R0/2। RT आधा हो चुका है, आधा RT बच गया है, आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एनसीईआरटी कहता है भाई, कि जो
जो रिएक्शन होते हैं, जो सरफेस वाले रिएक्शंस होते हैं, जो सरफेस वाले रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स कहलाते हैं। जो सरफेस वाले रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर का एग्जांपल कहलाते हैं। तो जीरो ऑर्डर में सरफेस रिएक्शन, जो सरफेस रिएक्शन होते हैं, सरफेस रिएक्शंस, जैसे आपको अमोनिया वाली रिएक्शन दी है, HI वाली रिएक्शन दी है, ये आपको कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये आपको देखने को मिलते हैं। इसके ग्राफ्स सिर्फ 2-3 चीजों पे आप इसके ग्राफ बना सकते हो। एक ये एक्सप्रेशन याद रख के इसका ग्राफ बना सकते हो, और सिंपल टी हाफ का एक्सप्रेशन बना के इसका ग्राफ बना सकते हो। जेई सिंपल आपको इस पे वगैरह सवाल पूछ सकता है। यस सर। उसके बाद जो जेई मींस फेवरेटली पूछता है दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर क्या होते हैं? सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है सर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता होगा सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैंने बोला कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, तो मैं क्या बोलूंगा सर? माइनस dr बाई dt बराबर के आर की पावर 1, के आर की पावर 1, के आर की पावर 1। तो यहां पर क्या आएगा सर? अगर यहां पर आप करोगे थोड़ी प्रोसेस, माइनस माइनस अगर मैंने उधर सेंड कर दिया तो डी आर बाय आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करोगे आर नॉट से आर टी तक अगर आपने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एल एन आर टी बाय एल एन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा एक्सप्रेशन आपको एल एन में खेलता हुआ नजर आएगा। एल एन में आपको ये एक्सप्रेशन खेलती हुई नजर आएगी। यस सर। अगर मैंने बोला सर अगर मैंने इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो लॉग में कैसा आएगा सर? लॉग आर टी बाय एल एन एक बार लिखा तो भी चलेगा, यहां पर एल एन एक बार लिखा तो भी चलेगा। लॉग आर नॉट बराबर माइनस के टी बाय 2.303, 2.303। तो ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कुछ देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा जो आप सिंपल वे में कर सकते हो। सिंपल वे में कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ पूछता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर? एल एन आर टी। डिविजन रूल आप लगा सकते हो। डिवाइड करोगे तो कैसे होगा सर? एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट बराबर माइनस के टी। तो अगर मैंने इसको उधर भेजा तो एल एन आर टी बराबर एल एन आर नॉट माइनस के टी। तो इसका ग्राफ पूछ सकता है वो एल एन आर टी और के और टी के बीच में ग्राफ पूछ सकता है। तो सर वो सिंपल ग्राफ आएगा। सिंपल ग्राफ आएगा, जीरो ऑर्डर जैसा ही ग्राफ आएगा। बस यहाँ पर आपको क्या टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सर? एल एन का टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एल एन का टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये क्या होगा सर? एल एन आर नॉट हो जाएगा, एल एन आर नॉट हो जाएगा। और ये स्लोप कितना हो जाएगा सर? माइनस के हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा सर? माइनस के हो जाएगा। यस। यहाँ पर ये वही जीरो ऑर्डर का जो अपन ने ग्राफ बनाया था आर टी और टी के साथ, वैसा ही ग्राफ आता है। बस यहाँ पर एल एन का टर्म इंट्रोड्यूस कर सकता है। लॉग के साथ उसने पूछा तो यहाँ पर क्या आएगा सर? माइनस के। स्लोप क्या आएगा? माइनस के बाय 2.303। उतना ही यहाँ पर वेरिएशन होगा। माइनस के बाय 2.303 आपको स्लोप देखने को मिलेगा। यस यस। लेकिन न्यूमेरिकल्स में मैं कौन सा याद रखता हूँ सर? न्यूमेरिकल्स में आप सिर्फ ये याद रखिए सर, एल एन आर नॉट बाय आर टी बराबर के टी पॉजिटिव, और लॉग आर नॉट बाय आर टी बराबर के टी बाय 2.303। यहां पर मैंने माइनस क्यों लिया था सर? माइनस क्यों लिया था? क्योंकि बेटा यहां पर आर टी ऊपर था, आर टी ऊपर था। अभी क्या किया मैंने? इसको उल्टा कर दिया, आर नॉट ऊपर कर दिया ताकि टर्म्स आपको पॉजिटिव मिल सके, टर्म्स आपको पॉजिटिव मिल सके। तो ये आपको कैलकुलेशन वाइज में काफी हेल्पफुल, ये आपको
फॉर्मूलेस देखने को मिलेंगे। सीधा सवाल जेई मेंस पूछेगा, सीधा सवाल जेई मेंस इस पे पूछेगा कि भाई के बताओ, के बताओ। तो के लिए तुम क्या करोगे सर, 3.303 बटे टी लॉग R0 बटे RT, लॉग R0 बटे RT। अगर उसने सर आपको टी पूछा, अगर उसने आपको टी पूछा तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2.303 अपॉन के लॉग R0 बाय RT। सारे टाइप के सवाल बेटा आपके इससे हो जाएंगे, इतने इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। के टी निकाल सकते हो, सारे टाइप के सवाल आपको पूछ सकता है, सब देख के आरटी भी पूछ सकता है। बहुत सारे सवाल आपको इसके देखने को मिलते हैं। सर इसका टी हाफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका टी हाफ क्या कहता है सर, टी हाफ इसका कितना आता है सर, ln2 बटे के। ln2 को सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, 0.693 बटे के। तो ये आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिल रहा है, ये आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिल रहा है, ये आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिल रहा है। तो इसका ग्राफ वो पूछ सकता है, इसका ग्राफ वो पूछ सकता है। अगर ग्राफ उसने बनाया, अगर ग्राफ उसने बनाया कि सर आप टी हाफ के साथ के का ग्राफ बनाइए, तो ये तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये तो नॉर्मल ग्राफ आएगा। अगर मैंने बोला सर, अगर मैंने बोला आप टी हाफ का ग्राफ बनाइए, आप टी हाफ का ग्राफ बनाइए R0 के साथ। सर R0 पे तो कोई डिपेंडेंस नहीं है, R0 पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो इसका ऐसा ग्राफ आ जाएगा। R0 पे कोई डिपेंडेंस नहीं है तो इसका कैसे ग्राफ आ जाएगा सर, इसका ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो इस पे सवाल पूछ सकता है, इस पे सवाल पूछ सकता है, इस पे सवाल पूछ सकता है। यस सर, इस पे सवाल पूछ सकता है। ये कुछ आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ अच्छे एक्सक्लूसिव प्रेशर वाला सवाल वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है। प्रेशर वाला की सपोज ए रिएक्टेंट है और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज द प्रोडक्ट। या फिर अपन 2-3 टर्म्स को ले लेते हैं, ए प्लस बी अगर सी दे रहा है तो प्रेशर अगर उसने दे दिया सर, इनिशियल प्रेशर किसके पास होगा, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ए गिव्स बी प्लस सी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, इनिशियल प्रेशर किसका होगा, इनिशियल प्रेशर सर रिएक्टेंट का होगा। तो P इनिशियल अगर मैंने इसको लिखा तो ये तो 0 होगा, ये तो 0 होगा। यहाँ से कुछ x चला जाएगा, P इनिशियल माइनस x, यहाँ पे कुछ x फॉर्म होगा, यहाँ पर कुछ x फॉर्म होगा। तो उन्होंने क्या दिया होगा सर, P टोटल दिया होगा। तो P टोटल क्या होगा, P इनिशियल, इन सब का जोड़ना पड़ेगा, इन सब का जोड़ के क्या आएगा सर, P इनिशियल प्लस x। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे, P टोटल माइनस P इनिशियल। तो x अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो ये कितना आएगा सर, x यहाँ पर पुट कर दिया तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा, 2P इनिशियल माइनस PT। ऐसा आएगा। यस सर। तो आप क्या लिखोगे सर, सिंपल आप लिख सकते हो। अगर k आपको निकालना है तो 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज P इनिशियल और फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज दिस। तो यहाँ पर सारा रिएक्टेंट्स के टर्म्स में अपने को बात करनी है। यहाँ पर बच्चे टोटल प्रेशर सीधा P टोटल पुट कर देते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। आपको फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स ही पुट कर रहा है। मैंने बोला इस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली रिएक्टेंट्स को ज्यादा भाव दिया जा रहा है, इसलिए जो पहले अपना आ रहा था R0 बाय RT उसके जगह P0 दैट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन PT दैट इज द टोटल प्रेशर नहीं, दैट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो जनरली जेई ऐसे टाइप के सवाल पूछेगा प्रेशर के रिस्पेक्ट में ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सके। उसके बाद भाई एक टॉपिक आता है दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता है, अगर मैंने यहां पर बोला कि C12H22O11 में मैंने वाटर डाला
मैंने वाटर डाला और उसके थोड़ा एसिडिक मीडियम अपन ने रखा, और उसके बाद मुझे क्या मिला, C6H12O6 ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज C6H12O6। ये दोनों आइसोमर्स है, ये दोनों आइसोमर्स है, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स, दीज आर द फंक्शनल आइसोमर्स। तो यहाँ पर मुझे क्या लगेगा सर, मुझे क्या लगेगा सर, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं, ये दोनों पार्ट ले रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी अगर मैंने पूछी तो भाई मॉलिक्यूलैरिटी 2 आएगी, मॉलिक्यूलैरिटी 2 आएगी। सर ऑर्डर कितना आएगा, सर ऑर्डर भी तो 2 आएगा, नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितनी होगी सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में 1 ही होगी, क्योंकि जो वाटर है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ उस पे ही डिपेंड करेगी जो कम मात्रा में प्रेजेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पे ही डिपेंड करेगी जो कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू K C12H22O11, इस पे ही रेट डिपेंड करेगी, दैट इज द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, उस पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर आपको 1 देखने को मिलेगा, लेकिन सर मॉलिक्यूलरिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो 2 देखने को मिलेगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सर देखने पे हमें सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनसीईआरटी में आर्टिकल दिया है, इसलिए अपन ने उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए क्या आपको याद रखना है सर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए आपको बस इतना याद रखना है, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ये बस आपको याद रखना है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर आपको उसने पूछा, तो यहां पर अगर उसने पूछा कि सर n इज इक्वल टू 1 के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो यहां पर आप बोल सकते हो सर इस केस में सिंपल, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। अगर उसने पूछा सर n इज इक्वल टू 2 पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सर 2 पुट कर दो, मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसा। अगर उसने n इज इक्वल टू 10 का पूछा, n इज इक्वल टू 10 का पूछा, तो क्या होगा सर, n इज इक्वल टू 10 पुट कर दीजिए, मोल -9 लीटर 9 सेकेंड इनवर्स, ये वो बोल सकता है। यहां पर आप मुझे कमेंट में बताओगे सर n इज इक्वल टू 4 के लिए यूनिट क्या आएगी, n इज इक्वल टू 4 के लिए यूनिट क्या आएगी, n इज इक्वल टू 4 के लिए यूनिट क्या आएगी। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हो, अगर मैंने बोला मोल -10 लीटर 10 सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसका वो ऑर्डर पूछ सकता है, इसका वो क्या पूछ सकता है सर, इसका वो आपको पूछ सकता है भाई तुम लोग ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर के लिए क्या तरीका है सर, लीटर में 1 प्लस जोड़ दो, लीटर के इसमें 1 प्लस कर दो, सर यहाँ पर कितना आएगा, 11 आएगा, 11 पुट करके देख वही आएगा, यस सर 11 पुट करके भी वही आ रहा है। अगर मैंने तुझे बोला इसका निकाल के बता सर, मोल -13 लीटर 13 सेकेंड इनवर्स, तो इसका ऑर्डर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसके n की वैल्यू क्या आएगी। तो ये आपको कमेंट करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इसलिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे सवाल पूछ सकता है इस टॉपिक से, सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया है, रेट लॉ के बारे में बात किया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपन ने बात की है। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बैचेस में अपन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन के वक्त अपने को थोड़ा क्रिस्प होना पड़ेगा, यस। उसके बाद भाई छोटा सा एक टॉपिक आता है, कौन सा सर, छोटा सा एक टॉपिक आता है, दैट इज रेट डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे रेट कैसे डिपेंड करता है, वो वाला टॉपिक आपको देखने को मिलता है। वहां पर एक ही इक्वेशन आपको याद रखनी है सर, दैट इज द अर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज द अर्हेनियस इक्वेशन, यही आपको इक्वेशन खेलनी आनी चाहिए, दैट इज k इज इक्वल टू a e की पावर EA बाय RT, e की पावर EA बाय RT। सर इसका क्या मतलब है बेटा, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं सिंपली टेम्परेचर बढ़ाने के बाद k बढ़ेगा, k बढ़ने के बाद सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखूं, सर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी
बढ़ा दिया तो K की वैल्यू घट जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। तो मैं सिंपल क्या बोल सकता हूं सर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं बोल सकता हूँ भाई सिंपल लैंग्वेज में मैं ये लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का भी क्या काम होता है सर, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट का भी क्या काम होता है सर, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये अरेनियस इक्वेशन है। ए यहाँ पर क्या है सर, अरेनियस कांस्टेंट है। ए इज द अरेनियस कांस्टेंट। ये क्या है सर, ई माइनस EA by RT। ये क्या है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको मिल जाएगा सर। डिफरेंट है इसका, ln के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ पूछ सकता है, तो दोनों तरफ ln ले लो। ln k इज इक्वल टू ln A माइनस EA बटे RT। सर लॉग के टर्म्स में भी ले सकते हो, log k इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.3 नॉट 3 RT। इसके 2-3 ग्राफ्स आपको पूछ सकता है। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये तो फेवरेट है भाई जेईई मेंस का। ये वो पूछता है ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। या फिर अगर लॉग के टर्म्स में उसने पूछा log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.3 नॉट 3 ब्रैकेट T1 माइनस T2। तो ये जेईई मेंस को पसंद है सर, ln K2 बाय K1 EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2, या फिर log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालने को बोल सकता है, K1 K2 देख के, टेम्परेचर्स वगैरह देख के। ये जेईई मेंस को पसंद है। तो इससे वो क्या पूछता है जनरली सर, इससे वो सीधा न्यूमेरिकल टाइप के सवाल पूछता है। इनफैक्ट एडवांस भी इस पे ज्यादा फोकस करता है। और ये क्या है सर, ये तो सिंपल सर ग्राफिकल क्वेश्चंस के लिए ये वो पूछ सकता है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पे ये वो पूछ सकता है। और ये आपको मेन याद रखना है सर, टेम्परेचर बढ़ेगा, K बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, EA बढ़ेगा, K कम होगा, ROR कम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EA। तो कैटलिस्ट भी कैसे काम करता है, अगर उसने बोला कि कैटलिस्ट क्या करता है सर, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कैटलिस्ट का बाकी कुछ चीजों पे फर्क नहीं है, उसका डेल्टा G पे कुछ संबंध नहीं है, उसका डेल्टा S पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज नहीं करता। वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों तरफ से बढ़ाता है, फॉरवर्ड भी बढ़ाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बनाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बताता है, और ओवरऑल टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम को कम करता है। यही बस कैटलिस्ट का आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। ग्राफ के बारे में बात की सर, ग्राफ के बारे में अगर बोल्ट्जमैन का ग्राफ बनाया तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ऐसा ग्राफ आता है, यस। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा सर, ये ग्राफ ऐसे ब्रॉड हो जाएगा। ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर, मोस्ट प्रोबेबल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अपन देखने को मिलती है, तो एनसीईआरटी से आप ये ग्राफ चेक कर सकते हो। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये ग्राफ आपको वाइड होता हुआ नजर आएगा, मोर पार्टिकल्स अचीव द एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा बहुत पार्टिकल्स आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कुछ छोटे मोटे आपको चीजें देखने को मिलते हैं, दैट इज अगर मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का यहाँ पर ग्राफ बनाया, तो थर्मोडायनामिक्स या फिर बहुत चैप्टर्स में ये ग्राफ आपको देखने को मिलता है। सो सपोज अगर रिएक्टेंट यहाँ पर है तो रिएक्टेंट से यहाँ पर आप नीचे जा रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, रिएक्टेंट से आप क्या बना रहे हो सर, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एसिड लाइन है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा सर, डेल्टा H देखने को मिलेगा। ऊपर ये क्या है सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये क्या है सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी है।
थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी सर, इस रिएक्शन को मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा। क्यों सर, क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। दिस इज द फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज द बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। डिफरेंट ग्राफ अगर मैंने बोला सर, डिफरेंट ग्राफ अगर मैंने बोला यहाँ पर कि सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की यहाँ पर मैंने बात की, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट की अगर मैंने बात की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला सर, रिएक्टेंट्स यहाँ पर है और प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। सर रिएक्टेंट यहाँ पर है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर है, मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, मतलब प्रोडक्ट्स अनस्टेबल है। प्रोडक्ट्स अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ये आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ये आपको क्या देखने को मिलेगा सर, ये आपको डेल्टा एच देखने को मिलेगा, डेल्टा एच देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा सर, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। तो आपको ये बहुत चैप्टर्स में यूज आएगा, बहुत चैप्टर में यूज आएगा सर। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ आपको यूज आएगा। ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ होता है, वो एंडोथर्मिक का ग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड प्लस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये आपको देखने को मिलेगा। ये एंडोथर्मिक के लिए अपन ये ग्राफ डिफाइन करते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अपन यहाँ पर ग्राफ डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सिंपल अपन क्या रूल याद रख सकते हैं सर, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये बस अपन रूल यहाँ पर याद करते हैं सर, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर क्या ज्यादा स्टेबल है सर, यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर क्या ज्यादा स्टेबल है सर, यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया ये वाला, यस सर समझ में आ गया। उसके बाद भाई अपन लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है सर, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी किस पे बेस्ड है सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे कोलिजन थ्योरी बेस्ड है। जो फिजिक्स में अपन केटीजी पढ़ते हैं उस पे ये कोलिजन थ्योरी बेस्ड है। कोलिजन थ्योरी क्या बोलते हैं कि सर पार्टिकल्स को अपन सॉलिड, रिएक्टेंट्स को अपन सॉलिड बॉल्स कंसीडर करेंगे, सॉलिड स्फीयर्स कंसीडर करेंगे, एक साथ वो कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसलिए उन्होंने डेफिनेशन क्या दी सर, उन्होंने डेफिनेशन दी कि रेट बराबर ZAB ई की पावर EA बाय RT। सर ई की पावर EA बाय RT का मीनिंग सेम है जैसे अरेनियस में था। सर ZAB क्या है सर, ZAB क्या है सर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में कितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसके बाद उन्होंने उनका ही एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके उन्होंने क्या लिखा सर, रेट इज इक्वल टू P। यहाँ पर एक फैक्टर उन्होंने यूज किया P, ZAB ई की पावर EA बाय RT। सर यहाँ पर उन्होंने P क्यू यूज किया, यहाँ पर उन्होंने ये P क्यू यूज किया, यहाँ पर उन्होंने ये P क्यू यूज किया। तो P को अपन बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन की क्या प्रोबेबिलिटी है, उन्होंने कहा भाई सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो सकते, सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं हो सकते। इफेक्टिव कोलिजन्स कभी होंगे सर, इफेक्टिव कोलिजन्स कभी होंगे, उन्होंने क्या बोला भाई सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। इफेक्टिव कोलिजन की अगर आपको बात करनी है तो आपको दो चीजें ध्यान रखने पड़ेंगे, दैट इज द एनर्जी आपको बैरियर को पार करना पड़ेगा, और दूसरा ओरिएंटेशन, एनर्जी बैरियर को आपको पार करना पड़ेगा कोलिजन करने के लिए, और दूसरी बात आपको अच्छे से ओरिएंट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है SN2 रिएक्शन में अगर आपने ओरिएंटेशन गलत कर दिया तो वो रिएक्शन नहीं होगी। SN2 बैक अटैक होता है तो ओरिएंटेशन पे वो डिपेंड करता है, और एनर्जी बैरियर यानी कुछ सर्टेन एनर्जी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगी। इसलिए उन्होंने क्या डाला सर, इसलिए उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर जिसको अपन स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं। तो कोलिजन थ्योरी किस पे बेस्ड है सर, केटीजी पे बेस्ड है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन्होंने क्या माना सर, सॉलिड बॉल्स लीजिए वो कोलाइड करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। लेकिन इनके डीमेरिट क्या है, इनका डीमेरिट क्या था सर, इसका स्ट्रक्चरल
एस्पेक्ट उन्होंने नहीं देखा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है उनका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ये भूल गए, जो उनका डीमेरिट था मेजर। तो यहाँ पर पूरा चैप्टर अपन ने हर एक चीज को फास्ट वे में मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की है। रिवीजन लेक्चर है, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन से लेकर केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पे अपन ने बात की। उसके बाद जल्दी उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या क्या उसका मीनिंग है स्टेप्स के इस पे। फिर फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स नॉट एप्लीकेबल, वेरी स्लो रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स नॉट एप्लीकेबल, मॉडरेट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में पॉजिटिव आएगा क्योंकि अपीयरेंस है, रिएक्टेंट्स में नेगेटिव आएगा क्योंकि डिसअपीयरेंस है। उसके बाद एवरेज रेट इसको बोलते हैं, डेल्टा टी कंसिडरेबल है, यहाँ पर इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं क्योंकि चेंज यहाँ पर वेरी स्मॉल है। डिसअपीयरेंस को या अपीयरेंस को बनाना है। फिर उसके बाद मैंने एक पेज में सारी चीजें बता दी है कि अपन इसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपन इसको प्रेशर के टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, मोल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सर अपन मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके यूनिट्स क्या होते हैं वो उसके बारे में अपन ने बात की। रेट लॉ पे अपन ने बात की, सर सब रिएक्टेंट्स को भाव मिलता है, सर रिएक्टेंट के टर्म्स में अपन बात करिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट इज 0 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन पे सीधा देख के अपन स्टोइकियोमेट्री से बता सकते हैं। यस उसके बाद आपको मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या हो, जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। इंटरमीडिएट के टर्म्स में अपन रेट लॉ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप उसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। ये जेई को पसंद है ऐसे टाइप के सवाल। फिर उसके बाद में मैंने बात की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव होल नंबर होगा। मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, उससे प्रोडक्ट्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं होती। यस सर, एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये R0 माइनस RT बराबर KT, एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, K की वैल्यू निकाल सकते हो, T की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद T हाफ का फॉर्मूला याद रख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो भाई T हाफ क्या आ रहा है। यस सर, उसके साथ ग्राफ के साथ खेल सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको ये भी एक एक्सप्रेशन पूछ सकता है सर, RT इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस KT, ये भी आपको पूछ सकता है। RT इज इक्वल टू R0 e की पावर माइनस KT। ऐसा सेम ग्राफ आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में ऐसा सेम ग्राफ देखने को मिलेगा, जहां पर K की जगह यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, दैट इज द डी के कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, इसलिए आपको वो पूछ सकता है कि सर T इज इक्वल टू n टाइम्स T हाफ, ऐसे पूछ सकता है। या फिर RT इज इक्वल टू R0 अपॉन 2 की पावर n। ये भी आप कुछ फॉर्मूला याद रख सकते हो, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये भी आप फॉर्मूला, ये अभी मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, RT इज इक्वल टू R0 बाय 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो कितना T बच जाएगा। या फिर टाइम, अगर टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स हाफ लाइफ, तो ये n क्या बताएगा कि कितने बार हाफ लाइफ हुआ है। इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। यस सर, इनफाइनाइट टाइम लगता है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ लिया था, फर्स्ट ऑर्डर हो गया था। उसके बाद मैंने किसके बारे में बात की सर, प्रेशर के टर्म्स में अपन क्या लिख सकते हैं। प्रेशर के टर्म्स में मैंने बोला था इनिशियल आप रिएक्टेंट्स का लिखिए, अपन फाइनल रिएक्टेंट्स का ही लिखिए, बाकी फालतू की चीजें आप मत लिखिए। फिर उसके बाद स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में लिखा था कि जिसका अमाउंट कम है उस पे ही रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अपना डिपेंड करने वाला है। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे आपको 2-3 होमवर्क दिए थे, 1-2 ये होमवर्क दे दिए थे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अरेनियस एक्सप्रेशन मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए, 2-3 फॉर्मूला है उस पे सवाल पूछेगा। कैटलिस्ट का रोल मैंने बता दिया है। फिर ये ग्राफ रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के ग्राफ बता दिए। और उसके बाद लास्ट में अपन ने क्या डिस्कस किया सर, कोलिजन थ्योरी जो केटीजी पे बेस्ड है, ये फॉर्मूला पहले उन्होंने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पर पी ऐड किया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर जो एनर्जी और ओरिएंटेशन बैरियर पे डिपेंड करता है। तो पूरा चैप्टर अपन ने यहाँ पर रिवाइज कर दिया है। तो थैंक यू। कैसा लगा बेटा आपको ये सेशन, जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये रिवीजन हेल्पफुल हो रही है क्या। फास्ट वे में अपन सारी चीजें एक बार देख के जा रहे हैं।
तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप वॉचिंग, ओके बाय।